हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी, जो कि है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं। पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ये, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस का मतलब है टाइप्स या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर पूछा जाए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, आंसर सेम रहने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग होती है हमारी 3 ब्रांचेस रहती हैं। इसकी मेजरली 3 ब्रांचेस रहती हैं, लेकिन बुक में 5 दी हुई हैं, तो पांचों आपको बताई जाएगी। और जो एक्चुअल में मेजर ब्रांचेस रहती हैं अकाउंटिंग की, वो 3 तरीके की होती हैं। पहला हमारे पास होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हमारे पास होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा हमारे पास होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही आसान है तीनों टाइप्स की अकाउंटिंग, और वेरिड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये तीनों टाइप्स हमें प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जो एक बिजनेस को चाहिए होती है अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें चाहिए रहती हैं, अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग फील्ड्स को केटर करती हैं, जैसा कि उनका नाम ही बता रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर हम नाम से कुछ जानने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस यानी कि नंबर से रिलेटेड है, कितना पैसा आया कितना गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही अकाउंटिंग है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं दैट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वही है जो हम सीख रहे हैं। दूसरा टाइप रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड रहने वाली है, जैसा कि उसके नाम में ही लिखा है, कॉस्ट से कितना बनाने का खर्चा लगा। अब प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले वाले पार्ट में तो गए ही नहीं कि जो प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट लगता है, जो खर्चा लगता है प्रोडक्शन पे, वो क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग उससे केटर करती है। और तीसरा रहेगा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब प्रोडक्ट हमने उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल ली, साथ ही में हमने उसको बेच भी दिया, देख लिया प्रॉफिट है लॉस है क्या है सब हमें पता चल गया। लेकिन आगे के लिए मैनेजमेंट को वेरिड टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजंस लेने रहते हैं। मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है और कंट्रोलिंग करनी है। क्या वो इंट्यूशन से कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, इंट्यूशन से नहीं चलता काम। बिजनेसेस को बहुत ही रैशनल अप्रोच फॉलो करनी होती है, और वो रैशनल अप्रोच जो है वो नंबर्स पे बेस्ड होती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। तो सबका मीनिंग उनके नाम में ही लिखा हुआ है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रहती है। मेजरली ये 3 टाइप्स ही रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला टाइप रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि इसके बारे में तो अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर भी मेजर पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला है मेंटेन्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमें अच्छे से पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या करती है, वो मेंटेन करती है पूरा रिकॉर्ड, कितनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि हम जर्नल में कर लेते होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेजर कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को, आइडेंटिफाई कर लेते हैं वाउचर्स के थ्रू, और उसके बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, और क्लासिफाई हम लोग कर लेते होते हैं लेजर में, जिससे कि हमें एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का। कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, विच आर मॉनिटरी इन नेचर, जिनको भी पैसे में मेजर कर सकते हैं, वो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन अ सिस्टमैटिक वे रिकॉर्डेड हमें मिलती हैं। तो जर्नल और लेजर यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मेंटेन्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ब्रैकेट में जर्नल और लेजर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, क्या हमने सीखा था, मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या रहते हैं। 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बार बार बात करते आए हैं हम लोग। पहला हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। जितनी देर भी हमने बिजनेस किया, चाहे हमने 1 महीना बिजनेस किया हो, 3 महीना बिजनेस किया हो, 6 महीना बिजनेस किया हो या पूरा साल बिजनेस कर लिया, हम लोग जानना चाहते हैं इतना कुछ हमने कर लिया, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस हमने करी, क्या हमने कोई प्रॉफिट कमाया भी या फिर हमने लॉस ही सस्टेन किया। तो पहला ऑब्जेक्टिव रहता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ लिखा है कैलकुलेट्स प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट में लिखा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ से पता चलती है, वो पता चलती है हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि होती है
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको पता चलता है नेट हमने कमाया है कि गवाया है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट भी हमें ऑब्जेक्टिव ही लिखना है यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है, वो हमें हेल्प करता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना हम ओन करते हैं, कितना हम ओ करते हैं, कितने एसेट्स हैं हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज और कैपिटल, हम लोग ऑब्लिगेशंस है हमारे ऊपर, तो वो हमें कहाँ से पता चलती है। वो फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी हम लोग को पता चलती है, ब्रैकेट में लिखा है बैलेंस शीट। तो पहला पॉइंट जर्नल लेजर से रिलेटेड हो गया कि कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। थर्ड, फिर से ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये दो रहते हैं। और लास्ट में यहाँ लिखा है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ब्रैकेट में लिखा है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में भी हम लोग ने बात करी है। और लास्ट लाइन जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसे करके लिखा है। आपको अगर लिखने को आए ये क्वेश्चन तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा ही लिखना है वहाँ पर। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है, नेमली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो यूज कर सकते हैं दोनों कौन, इंटरनल यूजर्स भी विच आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल यूजर्स भी विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा ब्रांच हमारा है अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कैलकुलेट टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस। तो यहाँ पे क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम जो भी सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, उसकी कुछ कॉस्ट होती है, कुछ बनाने की कॉस्ट लगेगी उसको। तो वहाँ पे जो भी कॉस्ट होती है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो सारी हम असर्टेन करते होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कि बनाने का कितना खर्चा लगा, मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा लगा, टोटल बाकी भी आगे खर्चे लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी खर्चे लगेंगे, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ही इंक्लूड होते हैं। तो टोटल जो हमारी कॉस्ट रहती है वो हम असर्टेन करते हैं थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। और साथ ही में हम लोग असर्टेन करते हैं पर यूनिट, एक यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट रहती है, क्योंकि जो हमारा परचेज रहता है रॉ मटेरियल का वो तो हमारा बल्क में रहता है। तो टोटल कॉस्ट तो असर्टेन कर लेते हैं, साथ ही में हम फिर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर कर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते होते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट। साथ ही में मैंने ब्रैकेट में लिखा है फिक्स्ड और वेरिएबल। तो अब जो कॉस्ट रहती है हमारी, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में कि जो कॉस्ट होती है हमारी वो फिक्स्ड भी होती है और वेरिएबल होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस वो सेम रहती है। कितने भी यूनिट्स बना लो फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहने वाली है। फॉर एग्जांपल रेंट जो हो गया आपकी बिल्डिंग का, जहां पे आपका सारा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो रेंट वेरी करेगा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस? नहीं करेगा। तो उस कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और दूसरी टाइप की रहती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर कम यूनिट्स बनाओगे कम लगेगी, अगर ज्यादा यूनिट्स बनाओगे ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, जितने भी यूनिट्स हमको बनाने हैं उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। रॉ मटेरियल वो सामान जो हमारा मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट में जाता है। तो अब ये वेरी करेगा विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ज्यादा यूनिट्स बनाओगे ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम यूनिट्स बनाओगे कम रॉ मटेरियल लगेगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड और वेरिएबल, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट रहती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिक्स्ड और वेरिएबल। दोनों का मतलब भी आपको बता दिया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन प्लानिंग एंड बजटिंग। अब एक बिजनेस इतने डिसीजंस लेता है, कितने प्लान्स बनाता है, वो प्लान्स हमारा जो बेसिस होता है उसका वो अकाउंटिंग ही रहता है, तभी वो प्लान्स बना पाता है। और उसके लिए वो क्या करता है, बजट्स बनाता है अलग अलग टाइप के, जो कि हमें हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने में। अलग अलग टाइप्स के हमारे बजट रहते हैं। कुछ रॉ मटेरियल का बजट रहता है हमारा, जितने फिक्स्ड खर्चे होंगे उसका भी हमारा बजट रहता है, जितना लेबर लगने वाला है हमको उसका भी बजट रहता है। हर चीज का हमने पहले से सोचा होता है कि इतना ही मैक्सिमम हम लोग खर्चा कर सकते हैं। तो बजट जो बनता होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारा बनता होता है। तो जो सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का वो रहेगा हेल्प्स इन प्लानिंग एंड बजटिंग। और लास्ट पॉइंट है
यूज्ड इंटरनली बाय मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट डिटेक्शन एंड कंट्रोल। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाली इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर तो जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के रेडी हो जाती हैं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी होती हैं, दे आर अवेलेबल टू बोथ इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। दोनों भी वो देख सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारे पास कैलकुलेशंस रहती हैं वो बाहर वालों के लिए अवेलेबल नहीं होती, वो यूज होती हैं इंटरनली बाय द मैनेजमेंट। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, किस लिए? कॉस्ट डिटेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। कॉस्ट डिटेक्ट करना मतलब देखना कौन कौन सी टोटल कॉस्ट लग रही हैं हमारी, किस किस टाइप की कॉस्ट, कितने तरह की कॉस्ट लग रही है हमारे को एक प्रोडक्ट बनाने में और आगे उसको सेलेबल कंडीशन में लाने तक के लिए। तो वो हो गया कॉस्ट डिटेक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल के लिए अगर हमें लगता है कि हमारी जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ की वो बहुत ज़्यादा है, किसी टाइप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें कंट्रोल भी करना होगा ताकि जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट आए वो कम आए। तो कॉस्ट कंट्रोल में भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। तो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की, जो भी है कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग हमारी रहती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो मैनेजमेंट होती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा स्टडी करे, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उठाए, हमारी बैलेंस शीट भी उठाए और एक एक आइटम को स्टडी करने बैठ जाए। हम लोग तो जो क्वेश्चन करते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर्स होते हैं और वो लिमिटेड नंबर्स भी हमको बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में बहुत ही सारे नंबर्स होते हैं और मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक नंबर को वो गो थ्रू करके एनालाइज करे। तो क्या करते होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हम लोग कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ चार्ट्स बना देते हैं, जिससे मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है, सारे डिसीजंस लेने हैं, उसको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, स्टाफिंग करनी होती है, आगे के ग्रोथ प्लान्स बनाने होते हैं, किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है कंपनी में, अगर प्रॉफिट हमारा बड़ा है किस रीज़न के कारण बड़ा है, अगर प्रॉफिट हमारा कम हुआ है या लॉस हमने सस्टेन किया है, क्या रीज़न रहा उस लॉस का। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो यहाँ क्या होता है, क्रिएट स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस बिजनेस डिसीजंस। जो भी बिजनेस डिसीजंस उसको लेने होते हैं मैनेजमेंट को, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड करती है, हेल्प करती है। कैसे? वो स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके की बना के देती है ताकि सही से डिसीजन हमारा ले सके, विच इज़ बैक्ड अप ऑन नंबर्स। जो कि नंबर्स कहाँ से निकलते हैं, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलते हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, उसमें से कुछ नंबर्स निकाल के ऐसे एनालाइज किए जाते हैं कि वो हमारी ओवरऑल बिजनेस की पोजीशन बता दें कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, रीजंस क्या है उस परफॉर्मेंस के। तो रीजंस भी यहाँ पर हमें बताए जाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस ने परफॉर्म किया और क्यों किया। तो वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, क्रिएट स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस बिजनेस डिसीजंस। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट है, मेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर यूजफुल। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास आई है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये बैलेंस शीट में, उसको और यूजफुल बना देता है। क्योंकि हमारे पास ऐसे एनालिसिस होते हैं, जैसे कि रेशो एनालिसिस होता है, तो उसमें हमारे को अगर आसान सी रेशो बोलो तो नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकाल के बता दी जाती है, विच इज द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन हमारी सेल्स। तो उससे हमें पता चलता है कि जितना भी हमने सेल किया था उसमें से कितना परसेंट हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया या फिर कितना परसेंट हमने नेट प्रॉफिट कमाया। तो ऐसे करके कुछ रेशोज हम लोग निकाल लेते हैं। फिर एक चीज़ होती है कैपिटल बजटिंग। अब जो कैपिटल होती है हमारे पास लिमिटेड होती है, जितने फंड्स होते हैं हमारे पास, हर कंपनी के पास लिमिटेड ही फंड्स होते हैं, लेकिन उसको अप्लाई जहाँ पे हमें करना है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं। अब कौन से ऑल्टरनेटिव में हम लोग उन लिमिटेड फंड्स को लगाएं, वो कैपिटल बजटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता होता है। बहुत सारी कैलकुलेशंस उसमें हम करते होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना कैश फ्लो हमें आगे चल के जनरेट होने वाला है हर एक ऑल्टरनेटिव से, और उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमको अपने किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं आगे के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी और चीज़ें होती है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है, जिसमें अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं, जिससे हमारी जो
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या? आगे का सोचना, आगे की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचना कि आगे हमें अपने बिजनेस को कैसे चलाना है। तो क्योंकि अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस हमारी रहती हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, अलग अलग चार्ट्स होते हैं हमारे पास यूजिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वो हेल्प करता है हमें आगे के लिए सोचने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और साथ ही में यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो मेजरली अकाउंटिंग रहती है वो यही 3 टाइप्स की रहती है, लेकिन साथ ही में हमें 2 और टाइप्स दिए हुए बुक में, वो भी हम लोग कवर करेंगे। चौथा है टैक्स अकाउंटिंग। तो अब टैक्स अकाउंटिंग में क्या है, हमें इनकम टैक्स की स्टेटमेंट्स बनानी होती है, ऐसे ही हमें और भी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। अब जो हमारा अकाउंटिंग में तरीका रहता है हर चीज़ को करने का, जैसे हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, जो भी हमारे तरीके रहते हैं और जो भी टैक्सेशन में फॉलो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं हमारे। तो उसके लिए क्या होता है कि टैक्स अकाउंटिंग यूज होती है, जो कि हेल्प करती है हमें, कुछ मेथोडोलॉजीज दी हुई हैं हमें, कुछ रूल्स दिए होते हैं हमें जो हमें फॉलो करने होते हैं फॉर प्रेपरेशन ऑफ हमारी रिटर्न्स, जो भी हमारी टैक्स रिटर्न्स बनती हैं, ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकें। और साथ ही में क्या, अगर हमें कोई पेनल्टी पड़नी हो वो पेनल्टी भी अवॉइड हो सके। वो प्रॉपर कुछ इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ICDS बोलते हैं जिसको टैक्स में, उनको फॉलो करके हम लोग अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करते होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग को टैक्स देना होता है। ये आप लोग टैक्सेशन जब भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ ले कि जो भी टैक्स रिटर्न्स हमें बनानी होती है वो कुछ मेथोडोलॉजीज फॉलो करके बनानी होती है, ताकि हम अपनी टैक्स रिटर्न सही से बना पाएं, और साथ ही में अगर हमें कोई पेनल्टी पड़नी थी वो पेनल्टी ना पड़े, तो वो रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं, वो होता है टैक्स अकाउंटिंग। तो यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज विच हेल्प्स टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एंड प्रिपेयर टैक्स रिटर्न्स फॉर अवॉइडिंग पेनल्टी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कैलकुलेट करता है टैक्स लायबिलिटी हमारी, कितना हम लायबल है देने को टैक्स, और फिर उस पर हम उसके बेसिस पे टैक्स की रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, जिससे कि पेनल्टीज जो होती है वो अवॉइड हो जाती है, जो भी जुर्माना अगर हमें लगना हो वो अवॉइड हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल लिखा है इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग इट। तो इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड या फिर कंप्यूटेड वर्ड यूज होता है टैक्सेशन में, तो इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग इट। ये टैक्स अकाउंटिंग को यूज कर हम लोग इनकम टैक्स को कंप्यूट मतलब कि कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट टाइप की हमारे पास जो अकाउंटिंग है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो बिजनेस है वो वेरियस रिसोर्सेज यूज कर रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ मैन पावर यूज कर रहा है, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सब एक बिजनेस यूज करता है अपने बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए, जो कि उसको एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो बिजनेस है वो भी लायबल है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि वो भी एनवायरनमेंट को कुछ वापस दे, मतलब कि बिजनेस भी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग बोल देते होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बोलते होते हैं इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है वेरियस रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट टू बिजनेसेस, देयरफॉर बिजनेसेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बिजनेस ने क्या क्या सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस लिए थे टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता होता है पब्लिक को, उसको हम लोग बोलते होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें एक बिजनेस को बताना होता है और ऐसे एक्शंस करने भी होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी जो हेल्प करें हमारी सोसाइटी की बेटरमेंट में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, जैसे कि ऐसे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। ये सारे टाइप्स रहते हैं ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी बहुत टाइप्स हो सकते हैं, कुछ डोनेशंस देना, तो उसको बोलते होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जहां पर हम लोग आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट कर देते होते हैं पब्लिक को कि ये एक्शंस एक बिजनेस ने करे हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ लिखा है सेकेंड पॉइंट में, बिजनेसेस आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो यहाँ पे जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी वो उनको बतानी होती है। एग्जाम्पल है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग एन इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। कुछ भी एग्जाम्पल्स आप लोग लिख सकते हो जो भी बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए किए जाए, जहाँ पे भी वो कंपनी स्पेंड करे सोसाइटी के लिए। साथ ही में आपको बता दें कि कुछ कंपनीज के लिए ये भी है मैंडेटरी, लॉ में किया हुआ है
कि उनको एटलीस्ट 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स वो उनको स्पेंड करना होता है सिर्फ CSR एक्टिविटीज़ में, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए उनको जितना भी उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया है एवरेज उसका 3 ईयर्स का ऐसा ही कुछ है, मतलब 2% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है पिछले 3 साल का टूवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लॉ भी इसको अब रिकॉग्नाइज करने लग गया है कि कंपनीज को सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। कंपनी कमा रही है इतना प्रॉफिट तो उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सारी ही ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। जितना भी आप लोग इस लेवल पे समझ सकते थे मैंने सारा ही बताने की कोशिश करी है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।